नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज डिस्कस करता हूं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आपके रिज्यूमे के बारे में, आपके सीवी के बारे में, है ना। अगर आप किसी वैकेंसीज़ के लिए मेरी इस वीडियो पर पहुंचे हैं, कोई टीचिंग वैकेंसीज़, तो आज मैं कोई भी टीचिंग वैकेंसीज़ नहीं शेयर करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ कैसे आप रिज्यूम बनाए एक अच्छा सा, उसके बारे में हम बात करेंगे। चूँकि मैं बहुत सारे लोगों के रिज्यूम देखा, समझा, तो मुझे समझ में आया कि आप लोगों के सीवी जो शॉर्टलिस्ट नहीं होती है, उसका रीज़न यही है कि आपके रिज्यूमे जो है बहुत अच्छे से आप लोगों ने बना के नहीं रखे हैं। तो इसी चीज़ को आज मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि एक रिक्रूटर को किस तरीके का रिज्यूम चाहिए, एक स्कूल मैनेजमेंट को किस तरीके का रिज्यूम चाहिए, हम उस पर पूरा फोकस करेंगे। रिज्यूम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, रिज्यूम क्या है, एक तरह से जैसे आप शादी करने जाते हैं ना, तो जो या शादी से पहले जो आपको रिश्ते आते हैं या आपको फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं, तो आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? कुछ 10-15 फ़ोटोज़ में आप कुछ अच्छा फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं जो आपको मतलब हर चीज़ से परफेक्ट लगे, चाहे वो लड़का चाहे लड़की। तो उसी तरीके से स्कूल मैनेजमेंट भी उस रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करता है जो उनको हर तरीके से परफेक्ट लगे। ठीक है, हर तरीके से मतलब है कि जिस तरीके का स्कूल को रिक्वायरमेंट है उस तरीके का उसको रिज्यूम अगर मिल जाता है तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाती है। ठीक है, तो आज इन सभी पे बात करेंगे। फ्रेशर एक रिज्यूम कैसे बनाएं उस पे बात करेंगे, एक्सपीरियंस अपने रिज्यूम कैसे बनाएं उस पे बात करेंगे, सीवी 100% शॉर्टलिस्ट हो जाए उस पे बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें और क्या क्या चीज़ें नहीं रहनी चाहिए आपके रिज्यूमे में, उस पे बात करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, लेकिन ध्यान से देखिएगा और उन लोगों को फॉरवर्ड करिएगा जिनको ये प्रॉब्लम है कि रिज्यूम उनकी शॉर्टलिस्ट नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। मैं एक परफेक्ट रिज्यूम यहाँ पे एक ओपन करके रखा हूँ। ठीक है, और ये परफेक्ट इसलिए है क्योंकि मुझे ये काफ़ी सही रिज्यूम लगा। इसमें हर एक चीज़ जो है मुझे ठीक लगी, तो इसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, और बीच बीच में हम आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे सही लगती हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए एक रिज्यूमे में, मैं वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला जो होगा आपका यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा ये रिज्यूम मुझे मिला है और इसकी ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे भी भेजूँगा और अपने टेलीग्राम पे भी भेजूँगा। इसी तरीके का रिज्यूम आपको बनाना है इस तरह के टेम्पलेट्स में। ठीक, सबसे पहले आपका यहाँ नेम होगा और यहाँ देखिए ये स्कूल टीचर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही लिखना है, स्कूल टीचर ना करके। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जो चीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप इसको लिखिए। ठीक है, सपोज अगर आप पीआरटी टीचर है तो आपका नाम कुछ भी हो सकता है, उसके नीचे पीआरटी टीचर लिखिए। अब इसके बाद आ जाता है आपका इसके बाद आ जाता है आपका अब हम थोड़ा लेफ़्ट चलते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आप देख सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप एक फ़ोटोज़ लगाइए अपना, जैसे इन्होंने लगाया हुआ है। हाफ फ़ोटो रख सकते हैं। फ़ोटो लगाने के लिए मैं 2-3 चीज़ बता दूँ। फ़ोटो एक तो आपकी क्लियर होनी चाहिए और किसी शादी का, किसी पार्टी का फ़ोटोज़ मत लगाइए। एक स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल का है तो बहुत अच्छी बात है, एक प्लीजेंट फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आएगा। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस थोड़ा सा गलत है, मैं आपको बताऊं। जस्ट सपोज दैट आपका नाम करण है, तो आपका ईमेल एड्रेस कैसा होना चाहिए, karan@gmail.com, इस टाइप का। ठीक है, तो आपके नाम से रिलेटेड होना चाहिए, इस तरीके का कुछ फ़नी नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ लिखा है हेलो करके, या और भी कुछ हो सकता है, वो सब चीज़ ना हो, आपके नाम से रिलेटेड हो और उसमें 1-2 वर्ड जुड़े हों, न्यूमेरिकल वर्ड जुड़े हों तो चलेगा। ठीक है, एड्रेस की बात करूं तो देखिए बहुत शॉर्ट में एड्रेस लिखा है, ऐसे ही आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों के रिज्यूम अपडेट किया हूँ, रिवर्ट किया हूँ, उनको बताया भी हूँ कि आप सिर्फ अपना एक बार पिन कोड डाल दीजिए और जो आपका एड्रेस है, जैसे आप दिल्ली से हैं और जनकपुरी से हैं तो आप डाल सकते हैं जनकपुरी दिल्ली पिन कोड, दैट्स इट। आपको उनको गली से कोई मतलब नहीं है।
आपको मेल ही करेंगे, वो एड्रेस पे कुछ नहीं भेजेंगे। या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है, बट प्राइवेट स्कूलों में आपको ये सब की नीड नहीं है। लिंक्डइन प्रोफाइल होना मस्ट है, ठीक है। बिना लिंक्डइन प्रोफाइल के अगर आप रिज्यूम भेजते हैं तो वो प्रोफेशनल रिज्यूम में काउंट नहीं होता है, इसलिए नहीं है लिंक्डइन अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए इस यहाँ पे इस रिज्यूमे में कॉन्टेक्ट के साथ साथ यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस चालू हो गया, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। जैसे ही आपका शुरुआत होगा यहाँ पे आपका एक कैरियर ऑब्जेक्टिव आएगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैरियर ऑब्जेक्टिव, समरी, प्रोफाइल, बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, वो आप लिख लीजिए, कोई इश्यूज़ नहीं है। और बहुत लोग सिर्फ एक लाइन बना देते हैं। अब ये देखिए एटलीस्ट ये 70 to 80 वर्ड्स होंगे, और ऐसा ही होना चाहिए। 50 वर्ड्स तो एटलीस्ट आप लिखे ही लिखें, जिसमें आप अपने गोल को कंसिडर करें, टीचिंग स्किल को कंसिडर करें, इन सब को मिला के एक 50 वर्ड्स का जो है आपको ये बनाना है, ठीक है। तो ये 50 वर्ड्स का आपका होना चाहिए कम से कम, ठीक। उसके बाद हाँ, अब ये यहाँ बात करते हैं। देखिए वर्क एक्सपीरियंस जिनके पास है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो अपना वर्क एक्सपीरियंस डालें, स्कूल का नाम, एंड देन जो भी स्कूल में आप पढ़ाते हैं और जो ईयर है, ठीक। ये चीज़ हो गया। फ्रेशर क्या करें, फ्रेशर लोग बहुत परेशान होते हैं, तो फ्रेशर के लिए हम आपको कुछ सजेशन देते हैं। फ्रेशर अपना जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपने जो इंटर्नशिप किया है, बीएड करते हुए, एमएड करते हुए, पीएचडी किया, जो भी किया है आपने एजुकेशन के साथ साथ, यहाँ पे आप ज़रूर यहाँ पे इंटर्नशिप डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आपने सर्टिफिकेशंस, अगर आपने को सीटेट पास किया है, ठीक है, एच टेट किया है आपने, या कोई भी सर्टिफिकेशंस लिया है गवर्नमेंट के थ्रू, वहाँ डाल दीजिए। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में अगर आपने स्कूल टाइम में भी, या फिर आपने बीएड करते समय या एजुकेशन के टाइम आपने किया है कोई डिबेट में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, या फिर किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो वो आप कर दीजिए। कोई अचीवमेंट्स हैं आपके, है ना, अपने स्कूल्स को कभी आपने कभी इन पास्ट में आपने कभी रिप्रेजेंट किया हो, उनको डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से डाल दीजिए। आप जैसे मैंने बताया आपको 3-4 पॉइंट, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट्स, है ना, एंड देन कुछ आपने अचीवमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलम, वो सब डालने के बाद नीचे ना रेफरेंस ज़रूर लिख दीजिएगा 2 लोगों का। आपके जो कॉलेज हैं जिसमें एचओडी होते हैं, या आपके जो डिपार्टमेंट है, उनका 2 लोगों का रेफरेंस लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होता है, एक ये चीज़ें, एक अच्छा मैसेज आता है कि आपने जहाँ भी एजुकेशन लिया होगा बहुत अच्छे से लिया है, और वो सारे चीज़ जो आपको पढ़ाई गई हैं वो सब चीज़ें आपको आती हैं, शायद तभी आप रेफरेंस दे रहे हैं। क्योंकि रेफरेंस देने का मतलब है कि कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर आपने वहाँ पे अच्छे से आप जो भी आपने एक्टिविटीज़ होंगी, पार्टिसिपेट किया होगा, या आपका जो रिकॉर्ड होगा वो अच्छा होगा, तभी आप रेफरेंस दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आप जरूर दीजिएगा, 2 लोगों का रेफरेंस, ठीक है। फैमिली का रेफरेंस नहीं होता, कॉलेज का ही जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ पे। तो ये हो गया, फ्रेशर का जो प्रॉब्लम था आपका सॉल्व हो गया है। तो रिज्यूमों को इस तरीके से बनाना है ताकि वो सीख के सबके, आप जो भी स्कूल मैनेजमेंट है उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है आजकल के टाइम में, और जो आज जिस तरीके से अभी सब लोग बिज़ी हैं तो बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नोटिस नहीं करते हैं। तो जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हैं ना आजकल, तो न्यूज़पेपर में सबसे पहले क्या हेडलाइंस ही पढ़ते हैं आप, ठीक है। आपके भी रिज्यूम में ये पहला पेज ही पढ़ा जाता है। रिज्यूम सिर्फ 1 पेज का बनाइए, मेरी मानिए तो 2 पेज तभी जाइए जब आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या बहुत अच्छी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सिर्फ 1 पेज का रिज्यूम, और बिल्कुल रिज्यूम ऐसे ही होना चाहिए। इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं भेज दूंगा व्हाट्सअप और टेलीग्राम में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। नेम हो गया, यहाँ पे आपने पीआरटी लिख दिया, यहाँ कैरियर ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका कॉन्टैक्ट हो गया, लिंक्डइन बना लीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर के लिए बता दिया। एक्सपीरियंस वाले जो होंगे, देखिए मैं बार बार कहता हूँ आपसे, क्रॉनिकल ऑर्डर में बनाइए, रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर, मतलब कि अभी आपके जो लेटेस्ट हायर एजुकेशन है पहले वो, यानी वर्क एक्सपीरियंस है तो लेटेस्ट आप जहाँ पढ़ा रहे हैं वो, जैसे 2025 में आप पढ़ा रहे हैं तो 2024 में फिर आपने पढ़ाया होगा या उसके पहले, तो उस तरह से नीचे आप आते जाइए, ठीक है। पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। तो रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, चाहे वो एजुकेशन लिख रहे हो, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस लिख रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। एजुकेशन में भी सेम ऐसे ही करना है। देखिए ये रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर में है,
इनका भी वर्क एक्सपीरियंस रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर में है। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से। अच्छा, अब जब आप वर्क एक्सपीरियंस हैं तो आपने जो भी पढ़ाया होगा, आपकी जो जो प्रोफाइल रही होगी, जिस चीज़ में आपने कुछ अच्छा किया होगा वो आप लिखते चले आइए। इन्होंने कुछ वॉलंटियर वर्क भी दिखा रखा है, तो वो आप भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद आती है स्किल। देखिए स्किल में इनके स्किल्स देख लीजिए, लेसन प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, स्टूडेंट एंगेजमेंट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज है। तो मैं भी आपको कुछ ऐसे जो मैं लोगों को रिवर्ट करता हूँ वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, वो आप टीचिंग स्किल्स जो है ऐड ज़रूर करिए। अब बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो योगा टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लाइब्रेरियन हैं, और भी बहुत सारे फील्ड से भी आप हो सकता है मेरी रिज्यूम देख रहे हैं। तो आप अपने फील्ड के जो भी स्किल्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड करिए स्किल्स वाले सेक्शन में। क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ तो टीचिंग फील्ड का बताता हूँ। लाइब्रेरियन है, आप जिस भी फील्ड से हैं यहाँ पे उस चीज़ के कम से कम 5 to 6 स्किल्स आपको ऐड करना होगा। बिकॉज उसको क्या चाहिए, जो भी एम्प्लॉयर है या जो भी रिक्रूटर, उसको क्या चाहिए, उसको यही तो चाहिए। जैसे मैंने काफ़ी टाइम तक मैं एडमिन डिपार्टमेंट रहा, मेरे पास भी टेक्निकल रिज्यूम्स आते थे, मतलब हम ITI और बीटेक वालों को, डिप्लोमा वालों को हायर करते थे, तो हम भी रिज्यूमे में यही देखते थे जो हमको इंस्ट्रूमेंट नॉलेज चाहिए थी। ठीक है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नॉलेज की जरूरत होती है फैक्ट्री में, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट नॉलेज की जरूरत। तो जब हम रिज्यूम स्क्रॉल करते थे सबसे पहले उनका आगे देखते कि उसको क्या इंस्ट्रूमेंट नॉलेज है जो उसको ITI डिप्लोमा बीटेक में पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो अगर वो मैच कर गया, ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, वो मैच कर गया तो मैं सबसे पहले उसकी CV को शॉर्टलिस्ट करता और और अपनी टीम से बोलता है कि इसको हम कॉल करेंगे और इसको बुलाएंगे। तो ऐसे ही टीचिंग फील्ड में ही होता है, जो भी टीचिंग स्किल्स आपकी मैच कर गई वो आपको बुलाते। इतना टाइम नहीं है, इसलिए एक पेज का रिज्यूम बनाइए, टीचिंग स्किल पे फोकस करिए। अब बात कर लेते हैं कि टीचिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, और उसको फुल चीज़ें उसमें हम नहीं आपको डिस्क्राइब कर पाएंगे, बट इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, एक तो लेसन प्लानिंग आपको आना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए, करिकुलम डेवलपमेंट आना चाहिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट एंगेजमेंट होना चाहिए, लर्निंग असेसमेंट होना चाहिए, पेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए जो आप PTM और इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये 9 टीचिंग स्किल्स हैं, इनमें से आप 5 तो कम से कम ऐड करिए जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करती हो या आपको जिस पे कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को डिस्कस करने थे। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि आप जो कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं ना, जो मैंने अभी आप लोगों के लगभग 300-400 रिज्यूम पिछले 2-3 महीनों में रिव्यू किए और जो देखा, और अपने एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, उसको मत करिए। क्योंकि आप टीचर हैं, आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो आगे जाके आप देश के भविष्य हैं। तो उसमें अगर आप अपने रिज्यूमे में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा मतलब क्राइम है आपके लिए। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, जो फ़ॉन्ट आप यूज़ करें, मैंने देखा बहुत सारे फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं आप लोग। ठीक है, 2 3 4 5 कर देते हैं आप लोग, फ़ॉन्ट तरह तरह के फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आपको जैसे टाइम्स रोमन इस तरीके के कुछ अच्छे फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, और 12 से 14 होना चाहिए उनका, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है 12 से 14। एंड देन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ़ॉन्ट ही यूज़ कर पाएँ आप, है ना, ज़्यादा और बहुत वैरायटी ऑफ फ़ॉन्ट्स मत यूज़ करें। बहुत सारे लोग फाइल फॉर्मेट जो है ना PDF ना रख के JPG भेज रहे हैं, वर्ड भेज रहे हैं, तो आप उसको भूल जाइए, आपको सिर्फ PDF ही में ही बनाना है। ठीक है, और बहुत ईजिली होता है कन्वर्ट करना। गूगल पे जाइए, कन्वर्ट योर वर्ड फाइल टू PDF सर्च करिए, आ जाएगा। कन्वर्ट योर JPG फाइल टू PDF आ जाता है, और उसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो PDF में ही भेजिए, और PDF जब भी भेजिए अपना नाम आपका वहाँ पे होना चाहिए। बहुत लोग XYZ, बहुत लोग कुछ भी लिख के भेज देते हैं, तो वहाँ पे आपका नाम है। सपोज दैट आपका नाम अगर अजीत है तो अजीत CB, अजीत अपडेटेड CB, या इस तरह से करके अजीत PRT ऐसे करके आप इसको भेजिए। यूज़ कवर लेटर। कवर लेटर नहीं समझ में आता, इसी वीडियो के नीचे कवर लेटर एक वीडियो डाला मैंने 3-4 दिन पहले, उसको देख लीजिएगा। कवर लेटर का मतलब ये है, जब भी आप रिज्यूम लिखते हैं तो एक ब्रीफ में कुछ चीज़ें आप अपने बारे में बताते हैं, वही है हमारा कवर लेटर। उसको अच्छे से बताना है। जैसे शादी के लिए जाते हैं ना, बताते हैं लड़का BTech किया है, इतना रुपए कमाता है, उसका फैमिली ऐसा है। तो इसी तरीके का डिस्क्रिप्शन आपके लिए भी होता है कि आप उनको अच्छे से बताएं। उस कवर लेटर में जो आपके मेल की बॉडी है उसमें वो चीज़ें लिखनी होती हैं।
तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, नीचे देख लीजिएगा, उसको आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। अब जैसा आप एक्सपीरियंस हैं या फ्रेशर हैं उसके अकॉर्डिंगली यूज़ मैचिंग कीवर्ड्स, इसी कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ और यही आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट कराएगा। ये जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको ये टीचिंग स्किल से बताया, ये आपको मैंने बताया, यही कीवर्ड्स, यही चीज़ चाहिए स्कूल्स को। ठीक है, अब ये डिफरेंस हो सकते हैं आपके जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये टीचिंग के लिए है, टी पीएचडी पीआरटी के लिए है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोफेसर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर जॉब के लिए अलग अलग उसकी स्किल्स होते हैं, उसके कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और वो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप रिज्यूम बनाइए। एक और रिज्यूम आपको मैं शो करता हूँ। एक रिज्यूम ये भी मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया। इसमें भी सेम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो वैसे ही हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। चेंज हो सकता है बट सबका मोटो यही है कि आपको बनाना इसी तरीके से। देखिए कितना प्लीजेंट ये रिज्यूम है ना। तो एक और रिज्यूम मैं देखता हूँ। तो रिज्यूमे मतलब आपके बिल्कुल प्लीजेंट होने चाहिए। ये देखिए इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कितने अच्छे से लिखी हुई हैं। इसमें भी क्रॉनिकल ऑर्डर का यूज़ किया गया इनके एक्सपीरियंस में, इनके एजुकेशंस में, और कुछ अचीवमेंट्स हैं। ये अचीवमेंट्स आप ज़रूर लिखा करिए। कुछ तो अचीवमेंट्स किया ही होगा आपने, कहीं स्पोर्ट्स में किया होगा, कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट में किया होगा, कहीं भी किया होगा, वो ज़रूर लिखा करें। फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग तो अपना एक्सपीरियंस है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक ये रिज्यूम देख लीजिए। जो चीज़ें मैं चाहता हूँ वो ऐसे ही आप बनाइए और स्कूल को सेंड करिए। 100% सीवी शॉर्टलिस्ट होगी, कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने स्कूल को तो भेज दिया, जैसे आपने मान लीजिए दिल्ली के रेयान स्कूल में आपने रिज्यूम भेज दिया, ठीक है, आपने सोच लिया कि मैंने तो भेजा है इसमें, अब मेरे को भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ एक स्कूल में 10 बार भेजिए। ठीक है, प्रिंसिपल के पास सब चीज़ें स्पैम में चली जाती हैं, स्कूल मैनेजमेंट के बाद स्पैम में चली जाती हैं। आपको बार बार भेजना पड़ेगा। जब दिन में आप 5 से 10 रिज्यूमे भेजना चालू कर देंगे ना, अगर आपने ये 10 दिन कर लिया तो 11वें दिन से आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सारे स्कूल जैसे आज आपने भेजा तो वो 2 महीने बाद कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, आपने मुझे ईमेल भेजते हो, बहुत सारे लोगों ने भेजा, उनको रिप्लाई कब मिला? किसी को तो क्विक मिला, किसी को मैंने 2 दिन में दिया, किसी को 3 दिन में दिया। तो जैसा जैसा मुझे टाइम मिला वैसे वैसे मैंने दिया, आप सभी को रिवर्ट किया। उसी तरीके से स्कूल भी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है और जैसे जैसे वैकेंसीज आती है वो आपको रिवर्ट करते हैं। तो ये भूल जाइए कि मैंने एक बार कर दिया दोबारा नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा मतलब जिद्दी बनना पड़ेगा। और जितनी भी वैकेंसीज बता रहा हूँ मैं ऑल ओवर, जो भी दिल्ली एनसीआर चाहे ऑल इंडिया से आती हैं, जो भी आपके नियर बाय हैं उन सब पे शेयर करिए और देखिए कि रिज्यूम कैसे नहीं आपका शॉर्टलिस्ट होता है। बाकी इसी तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं अपने चैनल पे टीचिंग जॉब से रिलेटेड शेयर करता हूँ। तो आप नए हैं तो चैनल के जो पिछली वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए। और रिज्यूम से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो एक बार मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको रिज्यूम से रिलेटेड सही लगी होंगी, और कुछ सजेशन है तो वो भी बताइए। बाकी लाइक करके ज़रूर जाइएगा, बिना लाइक के मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।